अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी खबरें लेंगे, गुफ्तगू करेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंतहाई अहम मामला, आज जो काबीना है, वफाकी काबीना, उसकी जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब को ये इख्तियारात सौंपे जाएंगे कि वो चेयरमैन SCCP शौकत अली अब्बासी साहब को हटा सकें। भट्टी साहब, ये तो आज अपडेट जो डेवलपमेंट होगी उसका तो पता लग जाएगा, लेकिन ये शौकत अली अब्बासी साहब की तैनाती तकर्रुर कैसे हुआ था और इसके पीछे कहानी क्या है? फैसल, देखिए, हमने मई 2018 में ये स्टोरी की थी कि किस तरीके के साथ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब ने खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता शौकत अली अब्बासी साहब को चेयरमैन SCCP अपॉइंट किया था। उस वक्त अपॉइंट किया था कि जब प्रॉपर वजारत ख़जाना की जानिब से समरी गई, पूरा एक पैनल भिजवाया गया, मोस्ट सीनियर अफसरान मौजूद थे, लेकिन उसके ऊपर वफाकी काबीना के अरकान से मंजूरी भी हासिल कर ली गई थी। नोटिफिकेशन भी, जो मोस्ट सीनियर ऑफिसर थे उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। गज़ट ऑफ पाकिस्तान में जस्ट उसने पब्लिश होना बाकी था। तो शौकत अली अब्बासी साहब, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के समरी भी हैं, उस वक्त उन्होंने और कुछ और बैरून मुल्क मुकीम शख्सियात ने अपना रोल प्ले किया और रातों रात वो समरी जो मंजूर हो चुकी थी, वो नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका था, जिसकी कॉपी आज भी हमारे पास मौजूद है, 9 मई को ये समरी मंजूर हुई, 11 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन 12 को सारा अमल एक साइड पे बाईपास करके सारे प्रोसेस को मनसूख करके 12 मई 2018 को शौकत हुसैन अब्बासी की बतौर चेयरमैन SCCP तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उस वक्त हमने ये मामला टेका किया गया था कि इस मामले के अंदर कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई, क्योंकि जब तक SCCP के 5 कमिश्नर पूरे ना हो, आप मुस्तकिल चेयरमैन अपॉइंट नहीं कर सकते। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है, जो खबर हमें मिली है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को आगाह किया गया, प्रॉपर वहाँ पर एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था। उनको तमाम डिटेल से शेयर किया गया कि किस तरीके से कहाँ कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई है, शौकत हुसैन अब्बासी साहब का क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने फिर आकर किन किन लोगों को किस तरीके से नवाजा। ये सारे वो लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद हैं। जफ़र हिजाजी साहब के वो मंजूर नज़र लोग थे जो उस वक्त जफ़र हिजाजी साहब ने जो रोल प्ले किया उनको सपोर्ट करते थे। उन्हीं लोगों को शौकत हुसैन अब्बासी साहब लेके आए। खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन की गई, आगे चल के उनकी डिटेल भी हम शेयर करेंगे। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन जारी कर दी वजारत ख़जाना को, वो इनकी तब्दीली का अमल शुरू किया जाए। आज वफाकी काबीना के इजलास में ये मामला एजेंडे पर भी शामिल है, जिसमें वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब को वफाकी काबीना की जानिब से इख्तियारात सौंपे जाएंगे, इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से और कैबिनेट की जो अप्रूवल लाजिम होती है उसमें जाए बगैर वो इनिशली किसी अफसरान की SCCP के चेयरमैन समेत तकर्री कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है, तो किसी भी वक्त इनको हटा के तब्दीली की जाएगी। शौकत हुसैन अब्बासी साहब के मामले में खिलाफ वर्जियाँ कहाँ कहाँ हुई थी? ये वाहिद शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऑफिसर होंगे SCCP के अंदर जिन्हें सिर्फ 4 माह के अंदर उन्हें 3 बार तरक्की दी गई। जूनियर ऑफिसर थे, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का, मॉनिटर करने का उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और यही वजह कि उनके अरसे के दौरान जब से वो अपॉइंट हुए, कैपिटल मार्केट के स्टेक होल्डर्स ने उनके ऊपर एतमाद नहीं किया। अदम एतमाद की वजह से स्टॉक मार्केट बुरे तरीन सिचुएशन से गुजर रही है, कोई उसको हैंडल करने वाला नहीं है। उसके साथ इन्होंने क्या काम किया? मसूफ ने, उन्होंने यासिर मंजूर साहब हैं, डायरेक्टर हैं मार्केट सर्विलेंस के, जफ़र हिजाजी साहब के साथ काम करते थे, वो गए, दोबारा इनको अपने साथ लाए। उन्होंने मुख्तलिफ ब्रोकर्स के खिलाफ बिला वजह बेशुमार कार्रवाइयाँ की, सबूत अभी तक किसी खिलाफ नहीं आए, किसी खिलाफ कोई साबित करने के बाद एक्शन नहीं हो सका, लेकिन मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट जरूर हुई। उसके बाद मुजफ्फर हुसैन चीफ प्रोसिक्यूटर थे लॉ में, जफ़र हिजाजी साहब के साथ काम करते थे। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था जब चौधरी शुगर मिल्स के अंदर रिकॉर्ड टेम्परिंग का मामला सामने आया था। उस वक्त इन्होंने खत लिखा था कि जफ़र हिजाजी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाद में ताल्लुक साबित हुआ और उसके बाद FIR उन्हें गिरफ्तार किया और आज उनके अभी तक स्टिल उनका ट्रायल जारी है। इनको भी दोबारा जफ़र हिजाजी साहब के साथ, चूंकि सारे पीछे वही लोग थे जो जफ़र हिजाजी को लाए थे, उन्होंने ही फिर रोल प्ले किया।
शौकत हुसैन अब्बासी साहब का, उन्होंने मुजफ्फर हुसैन साहब को दोबारा चीफ प्रोसिक्यूटर ला अपॉइंट किया और उनकी खिदमात भी दी। ये सारा मामला भी प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया गया है। इस वक्त अब सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एडवर्टीजमेंट की हुई है, 2 मेंबरान जो कम थे, कमिश्नर कम थे, उनकी तकर्री का अमल भी जारी है, वो भी किसी भी वक्त अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि अब आप जब आपने पूरे इस मामले की छानबीन करने जा रहे हैं और आपने अपने पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करना है, कैपिटल मार्केट को बेहतर अंदाज में चलाना है, मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामला हैं उनको अगर आपने रोकना है तो यकीनी तौर के ऊपर गवर्नमेंट को एक एक्सपीरियंस्ड और सीजनड ऑफिसर लाना चाहिए, जो ना सिर्फ जो SCCP के जो फ़राइज़ हैं, जो अमूर हैं, उनको बेहतर तरीके से चला सके, बल्कि उसके साथ साथ जो पिछले 5-4 माह के दौरान जहां जहां खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून SCCP के अंदर काम हुए हैं, जिन अफसरान को नवाजा गया है, वो अफसरान जो जफ़र हिजाज़ी साहब के गिर्द काम करते थे उनको दोबारा लाया गया। उन्होंने जो जो कारीगरियाँ की हैं उनको भी वो पॉइंट आउट करें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकें। तो आइंदा प्रोग्राम के अंदर हम कुछ सेपरेट तफसीलात को डॉक्यूमेंट के साथ लेके आएंगे, किस किस अफसर से क्या क्या काम किया गया, करवाया गया है और किसने क्या क्या कारीगरी का, किस किस कारीगरी का मुजाहरा किया। मार्केट सर्विलेंस का, सॉरी नहीं, आप मार्केट सर्विलेंस का आपने कहा कि उन्होंने गलत बंदा कर गया। SCCP तो सारी मार्केट सर्विलेंस ही है, मार्केट सर्विलेंस है और सर्विलेंस रिपोर्ट है। सर्विलेंस रिपोर्ट पे डेवलप होती है कॉन्सेप्ट कि भाई ये मार्केट कितनी फैल सकती है और कितनी ये सुकड़ सकती है। इस सारे काम में आप कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बंदे को अपॉइंट किया, तो ये तो अभी नहीं, अभी जो चल रहा है डिप्रेशन इसका, ये तो लॉन्ग रन फिर काम गलत होगा, क्योंकि कितने महीने हो गए हैं इन साहब को? तकरीबन 4 माह होने वाले। 4 माह होने वाले, तो 4 माह में जो इन्होंने काम किया होगा, 5 माह हो चुके हैं। 5 माह, तो ये तो बड़ी डायनेमिक मार्केट होती है, ये तो घंटों में तब्दील होने वाली मार्केट होती है। सर्वेलेंस रिपोर्ट तो बहुत अहम होती है, अगर वही गलत होगी तो इसमें तो बड़ी तबाही आ जाएगी। एग्जैक्टली। और होती साहब, ऐसे नैब के अंदर जो मेगा करप्शन के स्कैंडल्स हैं जिनकी तहकीकात हो रही है, वो बहुत से स्कैंडल्स SCCP के साथ जुड़े हुए हैं। मजीद मुस्तकबिल में आपने अगर मार्केट के अंदर बड़े स्कैंडल्स के अंदर मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, मनी लॉन्डर के खिलाफ कार्रवाई करनी है, SCCP का उसके अंदर बड़ा कलीदी किरदार है। तो SCCP के अंदर आपको चेयरमैन एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ सीजन और क्रेडिबल पर्सन को लगाना होगा, अगर आपने माजी के तमाम स्कैंडल्स को अब उनके मंतकी जाम तक पहुंचाना है और आगे कैपिटल मार्केट समेत पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर को मौसर तरीके से चलाना है, तो उसके लिए लाजिम है कि आप बेहतरीन शख्सियत का इंतखाब करें। बड़ी साहब, काजी नदीम इकबाल साहब भी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं और पंजाब के अंदर भी पंजाब की हुकूमत भी इंतज़ामी तब्दीलियाँ ला रही है। एक नई टास्क फोर्स बनाई गई है, इसके सरबराह हैं फजील आसिफ जा और इसका काम ये है कि इसने इदारों में इस्लाहात करनी है। काजी साहब, कल हुकूमत की जानिब से जो सिफारिशात मांगी गई थी इदारों से, वो स्टोरी हमने की थी। ये टास्क फोर्स, इसके अहदाफ क्या हैं, किन एरियाज़ को ये टारगेट करेगी? देखें बासी साहब, मौजूदा हुकूमत जो है वो कम खर्च बालानशीन पे के फार्मूले पर अमल पर होने जा रही है और ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसके कई एक मकासद हैं। नंबर 1 तो मकसद ये है कि जो सरकारी इदारे हैं उनमें गुड गवर्नेंस लाई जाए, ऐसी गवर्नेंस जिसके नताइज सामने आए और आवाम भी उससे मुस्तफ़ीद हों। दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ा इसका मकसद ये है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी रिपोर्ट मांगी जाती है CM हाउस से, उनकी रिपोर्ट बर वक्त वापस आएँ, उनके आगे पॉलिसी बन सके और जो लोग कल्प्रेट हैं उनको इदारों से निकाला जाए और जज़ा और सज़ा का तल्लुक बेहतर बनाया जाए। तीसरे नंबर पे ये है कि वो इस्लाहात जो हमने कल स्टोरी की थी जो इदारों में आनी है, उनके हवाले से जो रोड मैप दिया जाए इनको कि इस्लाहात किन मकासद के लिए होनी चाहिए और किन नकात के ऊपर होना चाहिए। मक्खी पे मक्खी मारने की बजाय अगर नया पाकिस्तान बनाना है तो हमें अपनी तरजीहात का भी तयन करना है। ये टास्क फोर्स उस वाले से भी काम करेगी। तीसरे नंबर पे इस टास्क फोर्स को कहा गया है कि वो इदारे जिनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है लेकिन कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं देता, वो इदारे जो कि पहले एक थे लेकिन उनको बाइफरकेट कर दिया गया और 1 से 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और उनकी जो सर्विस ऑफ डिलीवरी है वो बेहतर नहीं है, उनके लिए सिफारिशें तैयार करना कि इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और उनका ग्राफ ऊपर ले जाने के लिए उनके जो बामी तालमेल हैं,
उनको बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात तैयार करना। और सबसे अहम बात यह है कि ये टास्क फोर्स काम करेगी उन निकात पे जिन निकात पे हुकूमत ने फोकस किया है। हुकूमत का जो 100 रोज़ा प्लान है उससे हटकर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हैं और शॉर्ट टर्म पॉलिसी हैं उसके वाले से भी ये टास्क फोर्स जो है सिफारिशें तैयार करेगी। ये जो टास्क फोर्स है ये किसी एक बंदे को जवाबदेह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जवाबदेह हैं तो वज़ीर आला पंजाब को जवाबदेह हैं, ये चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किसी को जवाबदेह नहीं है। अलबत्ता ये तमाम बड़े जो सूबाई ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सेक्रेटरीज़ हैं, इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं और डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको ये हिदायत दे सकती है कि फ़लाँ जहाँ पे लकूना है, फ़लाँ जहाँ पे जो काम है वो बेहतर नहीं हो रहा, आप उन वाले से बेहतर काम करें और उनके लिए गाइडलाइन जारी करेगी। बट सब इस टास्क फोर्स के क़याम करने का एक मकसद ये भी है कि माजी करीब में कुछ 10-15 सालों में हर बार हर जगह पे हर इदारे के लिए एक कमेटी बना दी गई थी। मौजूदा हुकूमत ने कमेटियाँ बनाने से गुरेज करने का फ़ैसला किया है और हुकूमत का काम है कि तमाम काम एक ही छत के तले हों। अगर CM हाउस को हमने पावरफुल बनाना है और सरदार उस्मान बुज़दार को हमने दिखाना है कि ये हमारी चॉइस अच्छी थी और ये डिलीवर कर सकते हैं, तो उसकी बेहतरी के लिए और तावन के लिए ये टास्क फोर्स भी काम करेगी। इस टास्क फोर्स के क़याम का एक और बुनियादी मकसद ये भी है कि वो अमूर जो कि बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी के रिलेटेड हैं और वो इदारे जो बैनुल सूबाई इंटर प्रोविंशियल राब्ता कमेटी के हवाले से काम करते हैं और वफाक की तरफ से जो इनको टास्क सौंपे जाते हैं उनके ऊपर भी ये बर वक्त काम करे और उसकी रिपोर्ट की एक कापी हर सूरत CM उसको भी दे ताकि ये पता लगे कि वफाक और सूबाई हुकूमत एक पेज पर है। मैं बस सिर्फ यहाँ पे ये बताता चलूँ कि माजी में दावे तो बहुत किए, लेकिन बात है टास्क फोर्स तो बन रही है। वफाकी हुकूमत ने भी मुख्तलिफ शोबों के अंदर इस्लाहात लाने के लिए मुख्तलिफ टास्क फोर्स कायम कर दी, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। पंजाब के अंदर भी यही सिलसिला अडॉप्ट किया गया है। तो ये स्पेसिफिकली ये टास्क फोर्स जो फजील आसिफ जा की सरबराही में कायम की गई है, कितनी उसको टाइम दिया गया है, कितनी मुद्दत के अंदर इसे अपना काम मुकम्मल करना है और कितने अरसे के अंदर इनकी सिफारिशात को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बट साहब सिफारिशात के हवाले से जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उसका टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन हमारे सोर्सेज कहते हैं ये जो टास्क फोर्स जिसका परसों नोटिफिकेशन हुआ है उसको कहा गया है कि आपने हफ्तावार रिपोर्ट तैयार करनी है अपनी कारकर्दगी के हवाले से। उसमें आप बताएंगे आपने किस अदारे से रब्ता किया, उसको क्या टास्क दिया, उसकी वहाँ से जवाब क्या आया, इस हवाले से आपने उनकी बेहतरी के लिए कौन सी तजावीज़ और कौन से निकात फोकस किए। यही नहीं, ये टास्क फोर्स अपनी माहाना बुनियादों पर जो रिपोर्ट है वो CM हाउस को पेश करेगी। इस टास्क फोर्स का सबसे अहम और बुनियादी मकसद जो है वो सूबाई इदारों की, ज़िले इदारों की और ख़ुद मुख्तार इदारों की जो कैपेबिलिटी है उसको बेहतर बनाना है और आवाम के ऊपर उनका एतमाद बेहतर बनाना है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमने लोगों को उनकी दहलीज तक हर चीज़ मुहैया करनी है। तो मेरे ख्याल में ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है इसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं और तवक्को की जा सकती है कि हुकूमत ने फजील आसिफ जा पे जो इतमाद किया है वो इस पर पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि वो लोग ठीक, बहुत शुक्रिया काजी नदीम इकबाल साहब, आप लाहौर से हमारे साथ थे। तवक्को और उम्मीद यही है कि ये टास्क फोर्स अपना काम बेहतर तरीके से करेगी और PTI जो गुड गवर्नेंस का प्रचार कर रही है अल्टीमेटली अवाम को कुछ न कुछ बेहतर गवर्नेंस देखने को मिलेगी। होती साहब आपकी जानिब बिल आखिर जो बजट में तरमीमी बिल है वो कसरत राय से मंजूर हो गया, लेकिन सबसे जो हॉट इशू इस सारे बजट के मामले में रहा वो फाइलर, नॉन फाइलर और फिर जो नॉन फाइलर हैं वो गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। अब ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है? कन्फ्यूजन तो क्लियर हो गई है, लेकिन निकला क्या? मैं इंतज़ार कर रहा था कि जिस दिन ये मंजूर करा लेंगे ये वाला बजट, मिनी बजट, तो उस दिन मैं इसकी असेसमेंट करूंगा कि ये है किया क्या है इन्होंने, क्योंकि दरमियान में आपको याद है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रही हैं जी। तो बिल आखिर जो बात निकली वो भी कोई काम की बात नहीं निकली। देखें, इनको 2 टास्क थे इनके पास, ये वज़ीर ख़जाना के पास। नंबर 1, पोटेंशियल टैक्स पेयर्स को हिट करना कि जो जिनके पास वाकई दौलत है उनको फाइलर बनाना और उनसे पैसे लेना। इनके पास दूसरा टास्क था कि गरीब आदमी को फाइलर बनाना और उनसे पैसे लेना। इन्होंने उसको छोड़ के इसको मुंतखब कर लिया, यानी गरीब को। देखें, मैंने पिछले कोई 1 महीने से मैं एक बात कर रहा हूं और एक रिपोर्ट में मैंने ये बात क्लियर कट कर दी कि इमरान खान को FBR ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया। ये बात हमने की थी और ये बाकायदा स्क्रीन पे चली थी। वो क्या था कि आप गरीब लोगों को टैक्स फाइलर बनाएं। गरीब आदमी आपको देगा क्या? आपने टैक्स फाइलर्स का अचार डालना है, आपने क्या करना है उनका?
आपके पास इस वक्त 11-12 लाख की तादाद में फाइलर हैं, उनमें से 6.5 लाख 7 लाख रेगुलर टैक्स पेयर हैं। नतीजा, और उनमें से 90% जो हैं वो पैसे देते हैं जो कि 10% भी नहीं है पूरे कौमी रेवेन्यू का, और जो 10% हैं वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं 90% रेवेन्यू में। तो आपने ये काम किया कि आपने गरीब लोगों को मजीद अब 200 सीसी की से ऊपर आप गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, चिंची, रिक्शा वगैरह उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। लेंगे तो आपको फाइलर होना पड़ेगा। अब ये जो शर्त लगाई है कि किस पे लगाई है, जिसकी माहाना आमदनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बनती होगी। 10,000 आमदनी पे 1,20,000 बन जाती होगी साल की। जब 1,20,000 तो वैसे ही आउट है, तो आप उसको फाइलर क्यों बना रहे हैं? अकल की बात है ना। पोटेंशियल टैक्स पेयर की एक लिस्ट है जो कि FBR के पास है, जो कि वजारत तिजारत के पास है, जो कि जो इंपोर्ट सेक्शन है जो कस्टम का उनके पास है। वो लिस्ट क्या है? वो लिस्ट ये है कि ये लोग हैं, इन्होंने इतना इंपोर्ट किया, इनके कारखाने नहीं है, इन्होंने इतना इंपोर्ट किया और इतना इंपोर्ट करके इन्होंने मार्केट में बेचा और डीलर्स को बेचा। उनका सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड भी वहां से बन जाता है, लेकिन उनको नहीं टच किया गया। FBR ने उनको इस ट्रक के पीछे लगाया। वो लिस्ट सामने नहीं लिखी कि ये फाइलर नहीं है, इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस, सैकड़ों अरब रुपए का माल इंपोर्ट कर रहे हैं कमर्शियल इंपोर्टर। उनकी लिस्ट नहीं सामने रखी कि ये 5-6 हज़ार लोग जो हैं इनको करें। ये 5-6 हज़ार लोगों के बजाय 169 लोगों को इन्होंने मुंतखब किया है। परसों हमने ये जब स्टोरी की तो स्टोरी तो मैंने कर दी, लेकिन मुझे हैरत बड़ी हुई कि 169 क्यों। और कल वजीर खजाना ने बड़े फख्र से ये कह दिया कि 169 लोगों के पीछे जा रहे हैं हम जो अमीर हैं। भाई वो तो 5-6 हज़ार सिर्फ इंपोर्टर हैं। इसके अलावा जो ज़मीनें फराहम करने वाले प्रॉपर्टी में एजेंट हैं जो कि फाइलर नहीं हैं, उनकी तादाद 25-30 हज़ार है। सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर होती साहब जो FBR ने अपने काम मुकम्मल कर चुकी है, 450 से ज्यादा लोग हैं बिल्कुल जिनके रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स इमारतें उनके पास फ्लैट्स हैं। उनके पीछे क्यों नहीं गए? ये क्यों मजीद 20 लाख लोगों को जो टैक्स दे नहीं सकते टैक्स पेयर बनाना चाहते हैं? वजह क्या है? इसके पीछे साजिश है। इन लोगों को ये साजिश या तो समझ नहीं आती या फिर ये उस काम को करना ही नहीं चाहते कि अमीर लोग पोटेंशियल टैक्स पेयर से टैक्स लें। वो साजिश क्या है? वो ये है कि जो इंपोर्टर है कमर्शियल और जो ज़मीन में काम बेचने वाला बंदा है जो फाइलर नहीं है, उसकी ज़मीन पकड़ी, उस एजेंट को पकड़ा दी, उसमें मुनाफा कमाया, उस बिल्डर को पकड़ा दी, उसमें मुनाफा कमाया, उस टाउन मैनेजर को पकड़ा दी, उसमें मुनाफा कमा लिया। इवन बहुत बड़े बड़े जो इस वक्त बन रहे हैं टाउन्स पाकिस्तान में, उनमें जो हैं वो फाइलर नहीं है। और मैं उनसे खुद मिला हूँ जो बड़े बड़े हैं। मैं इसलिए मिला कि उनसे पता चलाऊं कि ज़मीनें कितनी बिक रही हैं, कहाँ कितनी बिक रही हैं, रेट क्या है। मैं उस पर स्टोरी कर रहा था। अब ये जो लोग हैं इनको आपने 25-30 हज़ार इधर, 5-6 हज़ार बड़े उधर, ये कोई 30-40 हज़ार लोग बनते हैं जिनको आप अगर ले आएँ तो वो आपको इस मुल्क का 20-25% रेवेन्यू देंगे। मसलन आपके 4,000 अरब हैं तो आप इस पे 25 लगा लें तो आपको 1,000 अरब मजीद मिल जाएगा। किस तरह? उनकी एक्टिविटी से और उनके इनकम टैक्स से। लेकिन अगर वो फाइलर नहीं होंगे तो उनकी बहुत सारी एक्टिविटी पकड़ी नहीं जाएगी जो टैक्सेबल है। अब ये काम इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? जी, क्योंकि FBR उनको एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद लौट के आते हैं तो मजीद खबरें शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत बलूचिस्तान का माली बहरान संगीन होता जा रहा है और महीनों से महकमा बल्दियात बलूचिस्तान के हज़ारों मुलाजमीन हैं जिन्हें तनख्वाहें नहीं मिली हैं। हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत, कितने महीने हो गए मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली और कितने अजला हैं जहां ये मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में माली बहरान जो है वो अब संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है
और सिर्फ महकमा बल्दियात की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में जो है वो महकमा बल्दियात में 2 माह हो गए कि जिसमें ये तनख्वाहें जो हैं वो अदा नहीं की गई। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन हैं उनको 3 माह से जो है वो तनख्वाहें नहीं दी गई। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन जून से जो है वो बलूचिस्तान में किसी भी जो तरक्याती मंसूबा है उसके लिए भी इसी माली बहरान के पेश नज़र जो है कोई अदायगी नहीं की गई। इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह कि जिसमें हमने इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि मुख्तलिफ जो तरक्याती मंसूबे हैं इसमें बड़े पैमाने पर जो करप्शन और जो नाकिस जो मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ था, जिसकी बिना पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से आला सतही इजलास तलब किया गया था और उसमें उन तमाम तर जो तरक्याती मंसूबे हैं कि जहां पर ये इंकशाफात हुए थे उनके लिए जो है वो पैसे रोकने की बात की गई थी। जबकि दूसरी वजह एक ये है कि इसमें माली बहरान जो है क्योंकि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और तमाम तर जो ठेकेदार और जो निजी फर्म्स हैं उनको जो है वो जून से किसी भी किस्म की जो है वो अदायगी नहीं की गई, जिसकी बिना पर अब ये खतरा मंडला रहा है कि जितने भी तरक्याती मंसूबे जो ऑन गोइंग स्कीमात हैं उनको जो है वो रोक दिया जा सकता है और इससे काम जो है वो ठप हो जाएगा। अगर हम महकमा बल्दियात की बात करें तो इनको 2 माह से जो है वो तनख्वाहें अदा नहीं की गई। माह सितंबर और अगस्त की जो है वो तनख्वाहें इनको अदा नहीं की गई, जिसकी बिना पर ये जो है वो रोजाना अपने दफातर के और जो है वो बैंक्स के चक्कर लगाते हैं और इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ कोयटा में जो है वो महकमा बल्दियात के तकरीबन 4000 के करीब जो है वो मुलाजिमीन है, जिनकी जानिब से जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि ये बताया जा रहा है कि तनख्वाहें आएंगी लेकिन कब आएंगी ये बताया नहीं जा रहा। इस हवाले से महकमा जो तमाम तर जो माली बहरान है इसके लिए जो है वो अब एक आला सतही इजलास भी तलब किया गया है। उस इजलास में यह फैसला किया जाएगा कि आया ये जो माली बहरान है इसको किस तरह से दूर किया जाए और महकमा बल्दियात और जो दीगर महकमों में अब ये खतरा मंडलाने लगा कि उनके लिए रकम नहीं है सूबे के पास और वफाकी हुकूमत इसमें क्या अपना रोल प्ले कर सकता है। उसके हवाले से ये आला सतही इजलास आज या कल जो है वो किसी भी वक्त जो है वो मुनक्किद किया जाएगा जिसमें यह फैसला किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनकी जानिब से भी ऐलान किया गया कि वो कोयटा आएंगे, इनकी काबीना यहाँ पर उनका सेशन होगा तो उसमें भी जो है वो ये बात रखी जाएगी कि बलूचिस्तान जो कि शदीद माली बहरान का शिकार है उसको किसी तरह से जो है ये तमाम तर माली बहरान से जो है वो निकाला जाए और उसके लिए तमाम तर जो है वो काम किया जाए। हमने जब इस मुलाजिमीन से बात की उनका ये कहना है कि 2 माह से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से जो है वो घर में जो है वो फाके चलने लग गए हैं और अब जो है वो सरापा एहतजाज है। और दूसरी तरफ जो है वो ठेकेदार जो तरक्याती मंसूबों के हवाले से जिनको रकम अदा नहीं की गई उनकी जानिब से भी जो है वो अब ये बात सामने आने लगी है कि चूंकि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ अजला में जो है वो तरक्याती काम जो है वो ठप होकर रह गए तो वो एहतजाजन जो है वो काम रोक सकते हैं, जिसकी बिना पर बलूचिस्तान की जो ऑन गोइंग स्कीमात है तरक्याती मंसूबे एक अंतर पहले उसमें यह है कि उसमें करप्शन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट सामने आता है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी हवाले से रुकावटें डाली जाती हैं और अब दूसरा ये रुकावट कि बलूचिस्तान जो है जो कि हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सी पैक के हवाले से बहुत बड़ी सरमायाकारी जो है वो होने जा रही है और उसकी बिना पर जो है वो हम समझते हैं कि यकीनी तौर पर यह मंसूबा जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो है वो वफाकी हुकूमत अपना क्या रोल प्ले करती है, वो इस माली बहरान से निकलने के लिए जो है वो क्या करती है। महकमा जो बल्दियात है उसके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हवाले से भी जो है उन्होंने काम की वजह से अगर ये मंसूबों का काम रुका अल्टीमेटली इसका खमियाजा भी अवाम को भुगतना पड़ेगा क्योंकि इनकी लागत बढ़ जाएगी। ये जो असल मसला है जो मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही, इन ऐसे मुलाजमीन जो महकमा बल्दियात के साथ काम करें उनकी तादाद कितनी है और माहाना कितना बड़ा बोझ है कि सूबाई हुकूमत उस तनख्वाहों का सिर्फ तनख्वाहों की अदायगी से भी कासिर है। जी बिल्कुल सर, ऐसा है कि सिर्फ कोयटा में जो है वो महकमा बल्दियात के तकरीबन 4000 से ज्यादा जो है वो मुलाजिमीन है। इसके अलावा अगर ओवरऑल बलूचिस्तान की हम बात करें तो तकरीबन ये तादाद जो है वो 8 से 10 हज़ार के दरमियान जो है वो बनती है। इनकी तनख्वाहों के हवाले से अगर हम जो हमारे जराए हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इस पर करोड़ों रुपए जो है वो लागत आती है और महकमे को इस हवाले से जो है ये करोड़ों रुपए जो है वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अगर इस माली बहरान के हवाले से यकीनी तौर पर यह मिसमैनेजमेंट भी कही जा सकती है, हिकमत अमली तैयार नहीं की और अगर इस हवाले से इस पर काम नहीं किया जाता तो ये आइंदा 1 या 2 माह के बाद जो है ये संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जाएगा और जो दीगर महकमे हैं उनके मुलाजमीन को भी जो है उनकी तनख्वाहें रोकना पड़ेगी और उनके लिए भी जो है वो हुकूमत के पास जो है वो पैसे। बहुत शुक्रिया, आप कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब कोयटा जाते हैं तो क्या मुतालिबात उनके सामने रखते हैं। एक और इंतहाई अहम मामला हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया गैस की कीमतों में इजाफे का।
और अब इस इजाफे पर अमल दरामद रुकवा दिया गया है। क्यों रुकवाया गया है, ये कहानी हमने मालूम कर ली है। भट्टी साहब मैं चाहूँगा ज़रा बताइए, पहले ऐलान किया गया, बल्कि कल तो कोसते भी रहे असद उमर साहब साबिक वज़ीर गैस को, साबिक वज़ीर आज़म को, और फिर कुछ पीपल्स पार्टी की तारीफ़ भी की उन्होंने गैस के मामले में, लेकिन अब क्यों रुकवाया गया अमल दरामद? असद उमर साहब एक बड़ी मुश्किल से दो चार है, परेशानी से दो चार हैं। अब उनके कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, जो तीर कमान से निकल चुके वो वापस नहीं आ सकता। इस वक्त परेशानी का आलम यह है कि गैस की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक बड़ी मीटिंग्स हुई, डेलिब्रेशंस हुई। एक मरतबा ICC के इजलास में मामला आया, दूसरी मरतबा डेफर हो गया, तीसरी मरतबा एक समरी तैयार करवाकर ICC की डायरेक्शन में समरी तैयार हुई, टेबल हुई और मंजूर कर दी गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसकी पूरी तफसीलात शेयर की गई और पूरी अपोजिशन पार्टीज़ ने और अवाम की जानिब से बड़े गम गुस्से का इजहार भी हुआ कि अभी कोई रिलीफ नहीं मिला, बोझ पहले डाल दिया गया। चूँकि 17 सितंबर को ICC के इजलास में गैस की कीमतों में 10 से 143% तक इजाफा किया गया था। पेंडिंग था इजाफा 4 सालों से, साबका मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने कोई गैस की कीमत में रद्द बदल नहीं किया था, पेंडिंग रखा हुआ था मसनूई तरीके से, लेकिन टाइमिंग इनकी दुरुस्त नहीं थी। असद उमर साहब और उनकी टीम ने क्विक सर्विस की कि IMF आना है, उनको रिव्यू मीटिंग के अंदर पेश करना है, फैसला कर दें। जब भी ICC फैसला करती है, उस ICC फैसले को फेडरल कैबिनेट उसकी रेक्टिफिकेशन करती है, उसके बाद कैबिनेट डिवीजन उसकी मिनट्स इशू करता है और डिसीजन इशू करता है। उस डिसीजन की बुनियाद के ऊपर पेट्रोलियम डिवीजन ने ओगरा को एडवाइस देनी थी कि आप नोटिफिकेशन कर दीजिए। खबर इस वक्त यह है कि 17 सितंबर को ICC का इजलास होने के बावजूद जो 3 रोज बाद डिसीजन इशू होना था वो अभी तक इशू नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से मना किया गया कैबिनेट डिवीजन को कि आप अभी फैसला जारी मत कीजिए ताकि ओगरा इसका नोटिफिकेशन जारी ना करे। ओगरा के नोटिफिकेशन जारी ना करने की वजह से जो घरेलू सार्फिन समेत कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन है, वो सितंबर के महीने में इजाफी जो बिल आने थे गैस महंगी होने के नतीजे में, उससे बच गए। उनका वक्ती तौर के ऊपर तो 1 महीने के अंदर उन्हें एक रिलीफ मिल गया। दूसरी जानिब वजह यह थी कि इसलिए रुकवाया गया है कि 14 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। जब इजाफी बिल आते हैं उधर से, और वो बिल अगर आ जाते सितंबर के महीने के, तो वो जमा होने थे अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में, जो उनकी मुख्तलिफ टाइम लाइन्स होती हैं। तो उस मौके के ऊपर इलेक्शन होने थे, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ना था। अब ख्याल है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन रोक दें, नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, इस मामले को रोक दिया गया। दूसरा मामला था बिजली की कीमतों में इजाफे का। आखिरी ICC की मीटिंग के अंदर नई समरी तैयार हो गई थी पावर डिवीजन की, ICC के डायरेक्शन की रोशनी में उसको भी टेबल किया गया, लेकिन वहां पर वजारत खजाना की इकोनॉमिक रिफॉर्म यूनिट के जो हेड हैं नजीब खाकान साहब, उन्होंने एन मौके पे कहा जी कि आप इसको कुछ अरसे के लिए डेफर कर दें, हम मजीद काम कर रहे हैं। नजीब खाकान साहब काफ़ी अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जब से वो मौजूद है पावर सेक्टर तबाही से ज़रूर दो चार हुआ है। वहाँ वो बैठ के इसकी मॉनिटरिंग करते हैं सारी, वो बेहतरी को लाने में कामयाब नहीं हो सके। इंटरेस्टिंग ये है कि गैस की कीमतों के हवाले से जब इजाफा किया जा रहा था और उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी जब डिस्कशन हुई, शेख रशीद साहब ICC के अंदर वाहिद वो मेंबर है होती साहब जिन्होंने भरपूर दो टोक अंदाज में इसकी मुखालफत की। हमने कुछ एक अपने रिलायबल सोर्सेज हमें पूरी कहानी सुनाई कि गैस की कीमत के ऊपर भी बोले। जब बिजली का मामला आया तो वहां पर डॉक्टर इशरत हुसैन साहब वहां पर मौजूद थे, उनके साथ शेख रशीद साहब की आर्गूमेंट हुई। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब एडवोकेसी कर रहे थे कि हमें जल्द से जल्द बिजली की कीमतों में इजाफा करना चाहिए, नागुज़ीर है, गर्शी कर्जा बढ़ रहा है, हमने इसे रोकना है। शेख रशीद साहब ने उन्हें एक मिसाल दी, उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को मुखातिब करके कहा, उन्होंने कहा कि जो मेरा लेफ्ट साइड का कंधा ये थोड़ा झुका हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये शायद मुझे मैं किसी मसले से जो चाह रहा हूँ या मुझे कोई मैं गिराऊंगा, कोई फ्रैक्चर होगा? नहीं। उन्होंने कहा कि वोटर्स के पास जाकर उनके जब मुख्तलिफ वहाँ पर उनकी कोई वोटर्स के यहाँ कोई किसी की जहाँ भाग होता है कोई, मैं उनकी मैयत उठाता हूँ, उनके मैयत को कंधा देता हूँ, मेरा एक कंधा झुक गया है, यानी कि। और उसके बाद उन्होंने कहा अगर बिजली महंगी करेंगे, हमारे पास लोग आके दरवाजे पे दस्तक देंगे कि आपने आके भी रिलीफ नहीं दिया, गैस आपने महंगी कर दी, बिजली आपने महंगी कर दी। तो डॉक्टर साहब इन रियलिटीज का हमें अंदाजा है, आपको अंदाजा नहीं है, आप हमारे ऊपर हमारे हाल पर रहम कीजिए। असद उमर साहब को भी उन्होंने कहा कि आप उसका दूसरा रास्ता निकालिए, इस वक्त बड़ा बर्डन है बिजली चोरी का, गर्शी कर्जे का, आप उनके ऊपर ना डालिए। तो उनकी बात को वहां पर थोड़ी वेटेज जरूर दी गई। इस वक्त गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है, डिसीजन जारी नहीं किया गया। ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन के एडवाइस के बगैर नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी और बिजली की कीमतों का मामला भी 14 अक्टूबर के बाद टेकअप करेगी ICC। ठीक है। लेकिन भट्टी साहब यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगेन पिछली हुकूमतों में भी होता रहा कि जो पॉलिटिकल पॉलिसी थी वो हमेशा से इकोनॉमिक पॉलिसी और दीगर पॉलिसीज़ पे हावी रही, और अगर ये फैसले में कंफ्यूज है तो यहाँ भी यही लग रहा है। होती साहब, एक और अहम मामला 4.5 अरब रुपए की ये तालीमी मंसूबा था,
लेकिन यहाँ भी जो जिस जगह स्कूल तामीर करने थे वहाँ नहीं किए गए, कॉलेज जहाँ बनाने थे कहीं और बना दिए गए। ये कैसे मिसकंडक्ट हो गया सारा? ये पिछले कोई 8-10 सालों में, 15 सालों में इन्होंने जगह जगह स्कूलों के लिए इंतखाब किए, जगह लिए और उन पर स्कूल बनाए। अब ये मामला सामने आ गया है कि कोई 4 ही ऐसे स्कूल या कॉलेज हैं जो कि जिनकी कैपेसिटी जो है वो 100 या 100 से ज़्यादा तालिब इल्म की है, और बाकी जो हैं वो गलत जगहों पे तामीर शुदा हैं। 24 हैं जिनमें से 20 गलत जगह पे तामीर शुदा हैं, और वहाँ पर जो तलबा हैं, एक तो कैपेसिटी नहीं उनकी, दूसरी वहाँ पे तलबा नहीं आ रहे। अब इस मामले पर कमेटी में मसला आ गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कमेटी सेनेट की। उन्होंने पूछा कि भाई आपने ये काम जो किया है ये क्यों किया? उन्होंने कहा जी वाकई हमसे गलती हो गई। 4.5 अरब रुपए खर्च करने के बाद अगर कोई महकमा ये कहे कि इतनी बड़ी गलती हो गई तो खबर क्या बनती है इसमें? इसमें खबर ये बनती है कि कमेटी ने फिर ये नहीं पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने इस सारी प्लानिंग की जिम्मेदारी वाले बंदे से का नहीं पूछा। हमने पूछा कि भाई इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी ये है कि इनके पास होते हैं पैसे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन वाले देते हैं रिकमेंडेशन कि पैसे ये हैं हमारे पास हैं, अब इनका कोई करना है। ये नहीं करते कि भाई इनका अगर कुछ करना है तो सही तरीके से करें, नहीं, पैसे खर्च करने हैं, अनसाउंड प्रोजेक्ट, बिल्कुल। और उसके लिए किसी की भी सिफारिश कबूल कर ली जाती है। उनमें क्या होता है? उनमें यह होता है कि इन लोगों ने ताल्लुकात बनाए हुए हैं बैरून मुल्क, जो बहुत ज़्यादा अमीर पाकिस्तानी हैं। वो इनको कहते हैं कि वो फलां जगह ये बना दो, ज़मीन के लिए हम पैसे दे देंगे। ये क्या करते हैं कि सरकारी जो बजट है वो उसमें झोंक देते हैं और अपने ताल्लुकात बनाते हैं। वो ताल्लुकात के ज़रिए ये क्या करते हैं कि या तो उनके ज़रिए अपने किसी रिश्तेदार को या फैमिली को बाहर भिजवाने की कोशिश करते हैं। ये अफसरान जो हैं, इनके जो स्कूल की जो मैनेजमेंट है उस पे भी सवालात उठ खड़े हुए हैं। इनकी स्कूल की चॉइस ऑफ प्लेस पे भी खड़े हो गए हैं, इनके असातिज़ा की तकर्री पे भी खड़े हो गए हैं, फिर असातिज़ा की तनख्वाह पे भी। अब अगर इन्होंने महंगे स्कूल, अच्छे स्कूल बनाने हैं तो आप इनकी अगर देखें जाकर कि इन्होंने किस किस्म के असातिज़ा भर्ती किए हैं, वो मायार पे पूरे नहीं उतरते। बाहर से 2 किस्म के वाइब्स आ रहे हैं। बाहर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, वो कहते हैं कि नंबर 1, आप इसमें 50% जिन लोगों को कमी दे रहे हैं, यानी कट दे रहे हैं फीस में, वो लोग मुस्तहिक नहीं हैं, आप उनको 50%, हम कहते थे कि मुस्तहिकीन को दें। दूसरा, आपने जो मायार है ये बहुत कम है तालीम का। तीसरा, ये गलत जगह पे बने हुए हैं। चौथा, आप बजट सरकारी जो खर्च करते हैं उसमें आप ये क्यों नहीं मेंशन करते कि हम भी मदद करते हैं आपकी? ये चीज़ें सामने नहीं लाई जा रही। अब इस पे कमेटी ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। मैं ये देखता रहा कि ये कमेटी करेगी क्या। इस कमेटी ने इसको दोबारा यही सिर्फ कहा है कि जो चॉइस बनी है आपकी, अब आप इस पे क्या करेंगे। इन्होंने कहा है कि अब हम रीलोकेट करेंगे। मसला क्या है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो असातिज़ा हैं, इनके साथ क्या क्या करेंगे? वो तलबा जो यहाँ पे दाखिल हैं उनके साथ क्या करेंगे? 4 सिर्फ ऐसे हैं जो वायबल स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, 20 का क्या करेंगे? और इन्होंने एक और प्लान बना रखा है कि ये मजीद बनाएंगे। क्या मजीद की इनकी रिलोकेशन, और अगर मजीद बनाएंगे उनके कितने पैसे होंगे, ये भी नहीं उन्होंने पूछा कि आप मजीद क्यों बना रहे हैं, इसके लिए क्राइटेरिया क्यों नहीं सही बना रहे। फिर इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आप अपने स्कूलों के असातिज़ा की भर्ती के वक्त आप उनके स्टैंडर्ड को जज करने के लिए क्या क्राइटेरिया बना रहे हैं। फिर आप अपना अखराजात को कम करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे कैंपेन क्यों नहीं चलाते कि भाई आप हमारी स्कूलों के जगह का वो कर देते हैं, मदद करते हैं, आप हमारी बिल्डिंग में भी मदद करें, आप हमारी इसमें भी मदद करें कि आप सर्वे नहीं करते, सर्वे करें उनमें कि कहाँ कहाँ आपकी फैमिलीज ज़्यादा हैं। मसलन अगर आप जाएं जी दीना, तो दीना से लेकर और वो पहाड़ों। होती सब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आपका। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।